हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एनेलिडा संघ के बारे में। संघ एनेलिडा संघ एनेलिडा में पहला पॉइंट है, इनमें कोशिकीय संगठन का स्तर कैसा होता है, तो अंग तंत्र स्तर का इनमें संगठन होता है। और इसके बाद बात करते हैं इसमें समिति, द्विपार्श्व समिति होती है। एनेलिडा में अगला पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें त्रिकोरिकी होते हैं, मतलब 3 लेयर वाले होते हैं। मतलब इसमें बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंत त्वचा पाई जाती है। इसके बाद इनमें क्रमिक पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। ये विखंडित होते हैं, विखंडित खंडित तरह का इनमें खंडी भवन होता है तथा ये गुहीय प्राणी होते हैं, अर्थात इनमें गुहा पाई जाती है। शरीर खंड अथवा विखंडों में बंटा रहता है। और अगला पॉइंट देखते हैं एनालीड में। एनालीडा में अगला पॉइंट क्या है, इनमें ये जो शब्द होता है ना, एनेलीडा, तो ये लैटिन शब्द से आया हुआ है। ठीक है, एनेलिडा शब्द जो है लैटिन भाषा में जो शब्द आता है एन्यूलस, उससे संबंध रखता है। एन्यूलस का मतलब होता है सूक्ष्म वलय। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। एनेलिडा में अगला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो इनमें अनुदैर्ध्य, मतलब ऐसे वर्टिकल और वृत्ताकार, इस तरह के गोल। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है जो कि इनके चलने में हेल्प करती है, चलने में मदद करती है। इसके बाद बात करते हैं एनेलिडा में कुछ उदाहरण की। तो इसमें उदाहरण आता है नेरिस। नेरिस जो होता है ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है, पार्श्वपात पाया जाता है। ये जो इनके पैर दिख रहे हैं ना, ये पार्श्वपात पाए जाते हैं नेरिस में। और इन पार्श्वपात को उपांग कहते हैं या पैरापोडिया कहते हैं। ये तैरने में मदद करते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नेरिस का, जिसमें हमको ऐसे खंड देखने को मिलते हैं, पार्श्वपात देखने को मिलते हैं या पैरापोडिया देखने को मिलते हैं। और ये ग्रोथ, आउटर ग्रोथ इनमें रहती है कॉर्नर में, और यहाँ पीछे पे भी हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है, आउटर ग्रोथ। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले उदाहरण की। तो एनेलिडा में और उदाहरण आता है हीरोडिनेरिया, जिसको रक्त चूषक जौक कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ सिलेंड्रिकल देखने को मिलता है, और जिसमें भी ऐसे शरीर में खंड देखने को मिलते हैं। पीछे गोलाकार स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आगे ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर रहता है, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हीरोडिनेरिया या रक्त चूषक जौक का। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट का। अगले पॉइंट, संघ एनेलिडा में प्राणी जो होते हैं वो जलीय होते हैं। लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। ये स्थलीय भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, और कभी कभी परजीवी भी होते हैं। उसके बाद एनेलिडा में अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि इनमें वृक्क जो होते हैं, एक वचन जिसको नेफ्रिडियम कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, एनेलिड में वृक्क या नेफ्रिडियम पाए जाते हैं, एक वचन में नेफ्रिडियम, और ये परासरण, नियमन तथा उत्सर्जन का काम करते हैं। एनेलिड में अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो ठीक है, अगला पॉइंट ये है, इनके तंत्रिका तंत्र से संबंधित, इनमें तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है और एक जोड़ी गुच्छिका पाई जाती है जिसे एक वचन में गैंग्लियन कहते हैं। और ये जो होते हैं पार्श्वी तंत्रिकाएं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। एनेलिड में अगला पॉइंट क्या है, ये जलीय एनेलिड जो होते हैं, अपन बात कर रहे किसकी, नेरिस की। ठीक है, नेरिस जो एक जलीय एनेलिड है, इसमें नर तथा मादा अलग होती है, अर्थात ये एक लिंगाश्रयी होते हैं। और जबकि हम बात करें दूसरे तरह के एनेलिड की, जैसे कि हम बात करते हैं केचुए की बात करते हैं, जिसको फेरेटिमा भी कहते हैं, केचुआ या फेरेटिमा। तथा एक और उदाहरण, जोंक में नर तथा मादा जो होते हैं पृथक नहीं होते हैं, अर्थात ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनेलिड में अगले पॉइंट की। एनेलिड में अगला पॉइंट है इनमें जनन।
जनन जो होता है वो लैंगिक विधि द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह से हमने एनिलिडा के संघ एनिलिडा के पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला पार्ट रहेगा ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोपोडा जो होता है, देखिए इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम। ऑर्थोपोडा, ठीक है, ये प्राणी जगत जो होता है उसमें सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 जाति प्राणियों में, लगभग 2/3 जाति प्राणियों में लगभग 2/3 जाति ऑर्थोपोडा की ही होती है। ठीक है, लगभग 66%। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ऑर्थोपोडा में उदाहरण आता है बिच्छू, इसमें उदाहरण आता है तितली, इसमें उदाहरण आता है टिड्डी। जो टिड्डी होती है वो इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, ये फसलों को और वनस्पतियों को, इनका टिड्डी का समूह नुकसान पहुंचाता है फसलों और वनस्पति को। इसके बाद बात करते हैं अगला उदाहरण तितली की। ठीक है, तो तितली आती है किसमें, ऑर्थोपोडा में। उसके बाद और आगे जाते हैं तो अगला उदाहरण आता है बिच्छू। ठीक है, बिच्छू भी किस में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। ठीक है, इसमें अगला पार्ट देखते हैं। ऑर्थोपोडा में क्या होता है, 2 तरह के जीव होते हैं। एक तो जो होते हैं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, और दूसरे जो होते हैं वो रोग फैलाने वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवधारी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, ठीक है, इसमें आती है एपिस या मधुमक्खी, इसमें आता है बॉम्बिक्स या रेशम कीट, इसमें आता है लेसिफर या लाख कीट। ये सब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवधारी होते हैं जो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रोगवाहक जीवधारियों की। ठीक है, तो रोगवाहक जीवधारियों में आते हैं एनाफिलिस, जो कि एक मच्छर है जो मलेरिया कॉज करता है। इसके अलावा इसमें आता है क्यूलेक्स, ये भी एक मच्छर है जो हाथी पाँव रोग होता है ना उसके संक्रमण को फैलाता है। एडीज़ की बात करें तो ये भी एक मच्छर है जो चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं युद्ध पीड़क टिड्डी, जो जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। युद्ध पीड़क टिड्डी ऐसी दिखती है जो कि फसलों को और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है। इस युद्ध पीड़क टिड्डी को और क्या कहा जाता है, इसे लोकस्टा भी कहा जाता है। और उसके बाद एक और उदाहरण आता है रोगवाहक में जीवित जीवाश्म लिम्यूलस। ठीक है, लिम्यूलस भी बोलते हैं, जीवित जीवाश्म लिम्यूलस। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं एक और नाम देते हैं राज करकट किंग क्रेब। ठीक है, तो ये जो है ना जीवित जीवाश्म है और ये करोड़ों साल पहले से है, मतलब डायनासोर के टाइम से है ये। और इसकी शारीरिक आकार में बहुत कम बदलाव हुए, ना के बराबर बदलाव हुए, इस वजह से इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। ठीक है, इसके बाद और भी इसमें उदाहरण आते हैं इस संघ में, ऑर्थोपोडा में। झींगा या प्रॉन, ठीक है, इस तरह से दिखता है झींगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो ऑर्थोपोडा में समिति कैसी होती है, इसमें द्विपार्श्व समिति होती है। इसमें ये त्रिकोरिकी होते हैं, इसमें बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंत त्वचा पाई जाती है। शरीर विखंडित तथा इनमें प्रगुही गुहा पाई जाती है। ठीक है, गुहा पाई जाती है इसलिए इन्हें प्रगुही कहते हैं। अच्छा, इनमें काइटिन की बही कंकाल होते ही है। काइटिन जो होती है जटिल पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अच्छा, इनके शरीर की बात करते हैं। ऑर्थोपोडा के शरीर की बात करें तो इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा रहता है। वक्ष जनरली जो गर्दन वाला पार्ट होता है वो होता है, और उदर पेट वाला पार्ट होता है शरीर का। उसके बाद हम और आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो ऑर्थोपोडा होते हैं ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑर्थोस तथा पौडा। ऑर्थोस तथा पौडा, ऑर्थोस का अर्थ होता है संधि और पौडा का अर्थ होता है उपांग, मतलब संधि उपांग। संधि युक्त पाद या संधि युक्त पैर या संधि युक्त उपांग जो होते हैं वो इस संघ के जीवों की विशेषता होती है। ठीक है, जुड़े हुए पैर, इस तरह संधि युक्त उपाद या संधि युक्त उपांग इनमें पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें ऑर्थोपोडा में अपन बात करते हैं श्वसन अंग की। तो इनमें श्वसन अंग कौन से पाए जाते हैं, इसमें क्लोम पाए जाते हैं या गील्स पाए जाते हैं।
और अगर बुक जैसे होते हैं तो इनको बुक गिल या पुस्तक कोल क्लोम कहते हैं। पुस्तक का अर्थ यहाँ पे पुस्तक से संबंधित है, पुस्तक जैसे क्लोम होते हैं। और अगर पुस्तक जैसे फुफ्फुस होते हैं तो उनको पुस्त फुफ्फुस कहते हैं। और उसके बाद इनमें श्वसनिका या ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है श्वसन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? इनमें परिसंचरण तंत्र खुला होता है। अच्छा, ऑर्थोपोडा के अन्य पॉइंट देखते हैं। इनमें उत्सर्जन कैसा होता है? तो इनमें उत्सर्जन जो होता है ना, मेलपीघी नलिका द्वारा होता है। अच्छा, इनमें संवेदी अंग के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्थोपोडा में संवेदी अंग कैसे पाए जाते हैं? तो जब संवेदी अंग की बात करते हैं तो इनमें श्रृंगिकाएँ पाई जाती है, एंटीना जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वाइब्रेशन और अन्य जो संवेदना होती है वो इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं। इनमें नेत्र पाए जाते हैं दो तरह के, सामान्य और संयुक्त। इनमें संतुलन पुटी पाई जाती है जो बैलेंसिंग का काम करती है, या जिसे स्टेटोसिस्ट कहा जाता है। स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो शरीर का बैलेंस बना के रखता है। अच्छा, इनमें और भी पॉइंट देखते हैं ऑर्थोपोडा में। तो ऑर्थोपोडा में नर और मादा जो होते हैं ना वो पृथक होते हैं। ऑर्थोपोडा के बारे में और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अधिकांश तो जो रहते हैं ना मैक्सिमम, उनमें वो अंड प्रजक होते हैं, मतलब वो एग देते हैं। उसके बाद इनमें शरीर संगठन कैसा पाया जाता है? अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन देखने को मिलता है। और इनमें विकास कैसे होता है, परिवर्धन कैसे होता है? तो इनमें परिवर्धन जो होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से भी होता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है इनमें लार्वा अवस्था द्वारा भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हमने ऑर्थोपोडा के अलग अलग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं अगले पार्ट में जाते हैं, मोलस्का, संघ मोलस्का के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, संघ मोलस्का की बात करते हैं। तो संघ मोलस्का, इनको कोमल शरीर वाले प्राणी भी कहते हैं। संघ मोलस्का के पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये स्थलीय होते हैं, जलीय भी होते हैं, जल में लवणीय भी होते हैं और अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। इसके बाद मोलस्का संघ के दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो मोलस्का संघ है इसके अन्य पॉइंट देखते हैं। तो इसमें उदाहरण क्या आते हैं? इसमें आता है पहला पाइला या सेब घोंगा बोलते हैं, सेब जैसा दिखता है, तो सेब घोंगा आता है। इसके अलावा इनमें उदाहरण आते हैं ऑक्टोपस भी इसमें उदाहरण आता है। इसके अलावा हम देखते हैं संघ मोलस्का में कैसा स्तर पाया जाता है? तो अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, मतलब इनमें अंग पाए जाते हैं। जैसे कि हम ऑक्टोपस में देख रहे हैं एक अंग दिख रहा है, आइस, ठीक है, तो इनमें अंग पाए जाते हैं। अंग तंत्र पूरा का पूरा सिस्टम भी मिलता है, इसलिए अंग तंत्र स्तर का संगठन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी समिति के बारे में। ठीक है, मोलस्का में समिति कैसे होती है? द्विपार्श्व समिति होती है, त्रिकोरिकी होते हैं, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंत त्वचा पाई जाती है, प्रगुहे होते हैं, मतलब गुहा पाई जाती है इनमें। इसके बाद आगे बात करते हैं मोलस्का की। तो शरीर कोमल होता है, ठीक है, परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। अच्छा, ये इनके गुण है। इसके बाद बात करते हैं मोलस्का में अन्य पॉइंट की, शरीर अखंडित होता है, ठीक है। और शरीर किन किन भागों में बटा रहता है? शरीर सिर में, पेशी पाद में, और एक पाद मतलब पैर या उपांग से संबंधित है। एक अंतरंग कुकूद होता है। कुकूद मतलब यहाँ पे जो मतलब है यहाँ पे उभार से, इनमें उभार पाया जाता है, ठीक है। और उस उभार पे क्या होती है? एक लेयर पाई जाती है, उस उभार पे एक लेयर पाई जाती है। और उस लेयर और उभार के बीच में कुछ संरचना पाई जाती है। उस संरचना बेसिकली संरचना जो होती है ना वो गिल्स होती है। तो इस पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं कि कैसे इनमें कुकुद और उस पर लेयर पाई जाती है, उनके बीच में जो कैविटी होती है वहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं। उस पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे थे कुकुद की, ठीक है, तो ये त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार या लेयर बनाती है, ठीक है। उसके बाद कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं, प्रवार गुहा कहते हैं, ठीक है।
और जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें पंख के समान क्लोम पाया जाता है। ठीक है, क्लोम पाया जाता है। और इस क्लोम का क्या काम है, इस क्लोम का काम है सेशन तथा उत्सर्जन करना। ठीक है, तो इस तरह से क्लोम जो होता है प्रवाह गुहा में पाया जाता है। ठीक है, कुकुत के ऊपर लेयर होती है, प्रवार लेयर होती है। ठीक है, प्रवार होता है और प्रवार और कुकुत के मध्य की गुहा में हमें क्लोम देखने को मिलते हैं, जो कि उत्सर्जन तथा श्वसन का काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोलस्का के बारे में, कुछ उदाहरण देखते हैं। तो ठीक है, उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो इसमें पायला सेब घोंगा आता है, इसके बाद पिंक टाडा या मुक्ता शुक्ति या जो मोती उत्पन्न करते हैं वो वाले जीव आते हैं। सीपिया या कटल फिश आती है, लॉलीगो या स्क्विड आता है, ऑक्टोपस या बेताल मछली आती है। इसमें उदाहरण आता है एप्लाइसिया या समुद्री खरगोश। इसमें उदाहरण आता है डेंटेलियम या रद कवच। डेंटेलियम मतलब जो हाथी के दांत जैसी रचना होती है, उसमें एक जीव पाया जाता है। डेंटेलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इस कवच में रहता है ये जीव, और समुद्र की गहराई में, मिट्टी में या कीचड़ में गहराई में देखने को मिलता है, और वहाँ पर मिट्टी में उपस्थित अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है। कौन, डेंटेलियम या रथ कवच। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक और उदाहरण आता है और उसका नाम है कीटोप्ल्यूरा या काइटान। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण आते हैं मोलस्का में। इस तरह से हमने मोलस्का संघ के बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।